कैसे हैं सर? नमस्कार जी। पहला जय हिंद। पहला पहला और ठीक ठाक हैं? मैं ठीक ठाक हूँ, आप कैसे हैं? बस बढ़िया हैं। तो क्या कुछ कहना चाहेंगे? आप लगातार बैठे हैं, इन छात्रों का उत्साहवर्धन करने के लिए बैठे हैं, इनको कहीं न कहीं एक ताकत देने के लिए बैठे हैं। तो जिस प्रकार सरकार अनसुनी, अनदेखी कर रही है, लगातार इस चीज़ का तोड़ निकालने की कोशिश कर रही है कि नहीं जो भी हुआ सब पारदर्शिता के साथ हुआ, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? क्योंकि आप तो एक पूर्व सैनिक भी रहे हैं, आपसे बेहतर कोई नहीं जान सकता हमारे उत्तराखंड को, क्योंकि आपने देश सेवा करके आप आए हैं। मेरा नाम फौजी भुवन पहाड़ी हिंदू है। मैं सेना से हुँ, रिटायर्ड हुआ हूँ और अभी जी, मैं इन छात्रों के साथ, इन युवाओं के साथ इसलिए जुड़ा हूँ कि मुझे डर है 3 साल 4 साल बाद मेरी बच्ची जब फॉर्म भरेगी उसके पेपर भी लीक होंगे, वो भी देखे जाएंगे और हम पहाड़ के लोग उनकी नौकरियों के लिए तरस जाएंगे। मुझे डर है, मेरे साला जो आया था एग्जाम देने के लिए वो दुखी हो गया है। मेरे गांव की बहन ने एग्जाम दिया है, वो रो रही हुँ, है कि हमारा एक एग्जाम है, डेट खत्म हो जाएगी, उम्र खत्म हो जाएगी। तो मैं पूर्व हुँ, सैनिकों के नाते, इस समाज ने मुझे सब कुछ दिया है, इस देश ने मुझे सब कुछ दिया है, इस राज्य ने मुझे दिया है। अब मेरी बारी है कि मैं इन बच्चों की आवाज, क्योंकि ये सच के लिए लड़ रहे हैं, सही लड़ रहे हैं। और आपने एक बात जो बोली उसमें मैं जरूर कहना चाहूंगा, इस बिल्कुल, उत्तराखंड में हम लोगों से बढ़कर कोई भी इस देश में देश प्रेमी कोई नहीं होगा। हम जान देने के लिए तैयार रहते हैं देश के लिए। और हमारे मुख्यमंत्री जो खुद फौजी के बेटे हैं वो कहते हैं कि ये जिहादी हैं, ये देशद्रोही हैं, ये नकल माफिया हैं। आप ये बच्चे आपको पढ़ने वाले ये लाइब्रेरी में घरों में पता नहीं चलता है, जिन घरों में किराए पे रहते हैं ये हैं कहाँ हैं, कब आते हैं कब जाते हैं, और आज उनको आपने सड़क पे बैठा दिया। मैं पूर्व फौजी होने के नाते मैं आपके चैनल के माध्यम से इस उत्तराखंड की पूरी पूर्व सैनिकों को, टीचरों को, मैं टीचर का भी बच्चा हूँ, सभी को कहना चाहूंगा कि आप आइए इन बच्चों के सहयोग में, क्योंकि ये आपको देख के इंस्पायर होते हैं, आपके चमकते हुए सितारों को, उस वर्दी को देख के इंस्पायर होते हैं। आज इनको आपकी जरूरत है, लेकिन आप नहीं है यहाँ पे, आपको यहाँ होना चाहिए था। और उस होने से इनके अंदर इतना उत्साह होता, इतना उत्साह होता, पार्टी दल संगठन ये सब इस गेट के बाहर छोड़ के आएगा। आप एक समर्थक हैं, यहाँ पे भाई बैठा हुआ है, हम किनारे पे बैठे हैं। मैं अभिभावक भी हूँ, मैं पिता भी हूँ, मैं एक भाई भी हूँ, मैं एक जीजा भी हूँ, जिसको दर्द है कि ये गलत हुआ है। लगातार परीक्षाएं पे परीक्षाएं लीक हो रही हैं। हमारे पहाड़ के, यहाँ के, उत्तराखंड के बच्चों को सरकारी नौकरी से दूर कर दिया जाता है। मैं आपके माध्यम से सीधा कहना चाह रहा हूँ, आरोप लगा रहा हूँ, ये जी, सोची समझी साजिश आरएसएस, बीजेपी और कांग्रेस की है। वो न चाहते हैं कि जो 94 में हुआ, जो सरकारी कर्मचारियों ने इस राज्य को बनाने में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया, वो ये न दें, ताकि बाहर के लोगों को यहाँ पर सरकारी नियंत्रक बनाया जाए और फिर यहाँ पर इनको गुलाम बना के यहाँ पर सत्ता खड़ी की जाए। बिल्कुल, बिल्कुल। ये काफ़ी हद तक आपकी बातें जायज़ भी हैं और जिस प्रकार हम आपसे पूछना चाहेंगे, आप एक देश सेवा करके भी लौटे हैं, तो आखिर जिस प्रकार की अनियमितताएँ लगातार उत्तराखंड में हो रही हैं, आप कैसे देखते हैं उत्तराखंड की वर्तमान सरकार को? क्योंकि आप तो लगातार आपने कई सरकारें देखी होंगी, कभी बीजेपी आई, कभी कांग्रेस आई, उत्तराखंड कांतिल जैसों को तो कोई मौका मिला नहीं, वो आज भी अपने पद के लिए भटक ही रहे हैं एक तरफ से कहें तो। तो आप जिस प्रकार इस वक़्त जो आ गया है, क्योंकि नेता पहले भी होते थे और जो पेपर पहले भी होते थे, सरकारी नौकरियाँ पहले भी होती थी, आप भी उस टाइम पे भर्ती हुए होंगे, उसमें और आज में कितना अंतर आप देखते हैं? देखिए, मैं जब भर्ती हुआ था, मैं अपना एग्जाम्पल से शुरू करता हूँ। पहली भर्ती मैंने जब फौज की देखी थी वो 99 की थी, जी, और मैं उस बॉर्डर लाइन पे जहाँ पे सफेद चूना पड़ा रहता है वहां पे मेरा पांव था, और सेना के हमारे जवानों ने रस्सी उठा दी थी और हुँ, मेरे को सोमनाथ ग्राउंड से बाहर कर दिया गया था। एक अच्छा, कदम से मैं चूका हूँ, एक हुँ, कदम से। अब एक कदम आप 1 फीट मान लीजिए, 1.5 फीट मान लीजिए, या 2 फीट मान लीजिए, उस एक कदम से मैं 3 साल बाद भर्ती हुआ। हुँ, 3 साल इंतजार करना पड़ा मुझे, और 3 साल बाद में 3 साल जूनियर हुआ, 3 साल कम मैंने देश सेवा की। और यहाँ पर आपके मात्र 3 पेपर आते हैं, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता? क्या आप बेवकूफी वाली बात करते हो मुख्यमंत्री जी, मर्तोलिया जी, या जो भी लोग हैं पढ़े लिखे लोग वहां बैठे हुए हैं? क्या बेवकूफ भाई, ये जनता आज की ना बहुत पढ़ी लिखी और समझी और बहुत सुलझी हुई है। वो आपके एक एक वर्ड को पूरा ढूंढ लेती है कि ये बंदा हमारे लिए सही बोल रहा है या गलत बोल रहा है। 2013 में
जिस प्रकार से 10 साल केंद्र में कांग्रेस से त्रस्त होकर, मैं खुद त्रस्त था, मैं तो चाहता नहीं था, तो बीजेपी की सरकार, हम्म, आरएसएस की सरकार लेके आए थे लोग। इसलिए लाए थे कि हमें हम्म, पता था ये आरएसएस के लोग हैं, ये देश के लिए लड़ते हैं, बड़ा महिमा मंडन किया जाता था, ये सबके लिए अच्छा करेंगे। और आज आप देखिए क्या स्थिति है। आप पत्रकार हैं, आपकी बोलने की आजादी खत्म कर दी गई है, मैं समझ रहा हूं। बिल्कुल। मैं खुद पहले आरएसएस में था, फिर बीजेपी में था, लेकिन जब अंकिता भंडारी में आपने बात रखनी चाहिए, हमें बाहर कर दिया गया। जब बीजेपी में बात रखनी चाहिए, बोला इसको साइडलाइन करो, नहीं। तो ये बिल्कुल, बिल्कुल। बताइए कि कहां हम अपनी बात रखेंगे। और आज जो स्थिति है, आज मैं आज के सिनेरियो में बता रहा हूं, 2013 से भी बदतर स्थिति है। हम तो कांग्रेस को हटाकर बीजेपी लाए थे, और यूकेडी आज अगर इमर्ज होती है, उसको ये देखना पड़ेगा कि इन युवाओं के लिए कौन आवाज उठाता है, महिलाओं के लिए कौन आवाज उठाता है। आपने तो सुना भी होगा, एक 7 साल की बच्ची का हम सुप्रीम कोर्ट में केस हार गए हैं, इसकी वजह से, बिल्कुल, इस कुंभकर्ण वाली सरकार की वजह से, और इस ऐसे मित्र विपक्ष की वजह से। दोनों को नहीं पड़ी है किसी को भी। इन युवाओं, आज ये युवा इसी सड़क पे है ना, ये इसी वजह से है कि विपक्ष जो है वो कमजोर है, और जो सत्ता पक्ष है वो तानाशाही की तरफ बढ़ रहा है। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। काफ़ी हद तक अभी दूसरी बात मैं ये पूछना चाहूँगा भुवन जी, हमारे उत्तराखंड की सरकार आखिर सीबीआई से इतना डर क्यों रही है? चाहे अंकिता भंडारी के मामले में हो, चाहे पेपर लीक मामले में हो, जब भी बात सीबीआई की आती है, तो सरकार उसको नकार दे रही है। तो आखिर सीबीआई से इतना डर क्यों? देखिए, सीबीआई जो है अपने आप में एक बहुत बड़ा नाम है, और जहां जी, बिल्कुल। सीबीआई घुस जाती है, वहां पर आदमी के अंदर एक मानसिक दबाव हो जाता है, हुँ, क्योंकि वो एक उत्कृष्ट संस्था है, उसको अपनी संस्था की इमेज बचानी है। पूरे हुँ, विश्व में उसके ऊपर निगाह है कि ये गलत नहीं हो सकती। अगर वही हुँ, गलत हो गई तो फिर सारी संस्थाएं गलत हो जाती हैं। तो जितनी भी ये संवैधानिक संस्थाएं हैं, इनकी अपनी एक पारदर्शिता होती है, अपने काम करने के तरीके होते हैं। हुँ, दिक्कत क्या है कि ये इतने उसके अंदर घुस चुके हैं, इतने गलत कर चुके हैं, इतने गलत काम कर चुके हैं कि एक अगर जड़ इनकी खुद गई, तो इसके हुँ, पीछे की सारी जड़ें जो चेन से लगी हुई है, सब खुद जाएंगी। इनको वो डर है। जो इन्होंने पेपर बेचे हैं, मैं तो आरोप हुँ, लगा रहा हूं, इस सैनिक होने के नाते मैंने देखा है इन चीजों को, जो मैं ऑब्जर्व करता हूं। अगर 400 पोस्टें हैं तो 200 पोस्टें बेची गई हैं उस पैसे को, और उससे पहले के पता नहीं कितने पेपर हैं। मैं तो सुनने में जी, भी ये आया था। मैं आपको बीजेपी लोगों की जो बातचीत है वो मैं बताता हूँ, या लोगों की बातचीत, कि भाई दरोगा भी भर्ती हुए थे, वो भी पैसे देके ही भर्ती हुए थे। और इन नेताओं की पत्नियां अब एजेंट का काम कर रही हैं, इन हुँ, अधिकारियों की पत्नियां अब एजेंट का काम कर रही हैं, क्योंकि पैसा इनको चाहिए अथाह। गरीब मरे तो मरे, मध्यम वर्ग मरे तो मरे, कोई फर्क नहीं पड़ता है इनको, क्योंकि इनको पता है इतनी आबादी है, इतनी आबादी है कि हम ऐश करेंगे। हम चाहते हैं जितने भी, ये तो कभी आप मेरा पर्सनल इंटरव्यू जब आप लोगे कि हम बातचीत करेंगे इस बारे में, जो बिल्कुल, प्रोस्पेक्टस है वो अलग है, दिखावा जो है वो अलग है, लेकिन जो जीवन शैली है, अरे सोना नीचे सड़क पे जब एक व्यक्ति, मैं आपको सिर्फ इस एग्जांपल से समझाऊंगा, सो सड़क पे जो एक पहाड़ का व्यक्ति अपने बच्ची को नहीं पढ़ा पा रहा, मेरे गांव में एक गरीब आदमी है, वो अपनी बच्ची हुँ, को सिर्फ इसलिए नहीं पढ़ा पा रहा कि उसकी पेमेंट जो है 5,500-6,000 रुपया है। जी, तो उसको हमने देखना है, उसको सारी फैसिलिटी देनी है, न कि हमने मुख्यमंत्री जी को देखना है वो आराम से भोग विलास में डूबे रहते हैं। तो वो बहुत जरूरी है। हमने अपनी जनता को देखना, अपने पहाड़ को देखना, पहाड़ियों को देखना है। ये राज्य हम लोगों के लिए बनाया है, हमारे लोगों ने अपनी अस्मत और अपनी जान देके बनाया है। 2 अक्टूबर आने वाला है, 94 का गवाह मैं भी हूँ। मुझे राज्य आंदोलन करने का मौका तो नहीं मिला, लेकिन मैंने भी पटवारी चौकी में स्कूल से वहां तक 3 किलोमीटर का मार्च निकाला था, और उसी जोर शोर से मैंने आवाज उठाई थी कि 3 दिन बाद हमें खबर मिली थी, क्योंकि पेपर पहाड़ में शायद आप जानते होंगे 94 में 2 या 3 दिन बाद पहुंचता था। बिल्कुल। तो दूसरा, आपने उस वक़्त जैसे कि आपने ज़िक्र करा उत्तराखंड राज्य आंदोलन अलग करने की बात में भी आप भी उस वक़्त दौर में थे। तो उस वक़्त क्या-क्या मुद्दे थे और आज क्या हम वास्तव में उन मुद्दों में काम कर रहे हैं? चाहे प्लेन रोकने की बात हो, चाहे पहाड़ के लोगों को उनके अधिकार दिलाने की बात हो, क्योंकि सबसे पहले उस टाइम पे जो बातें हुई थी, जहाँ तक मुझे पता है कि उस टाइम पे सबसे प्राथमिकता ये बात हुई थी कि पहाड़ के लोग को पहले मिलना चाहिए हर चीज़। जबकि आज आप देख रहे होंगे, आज हमारे पहाड़ का चीज़ सरकारी नौकरियों से वंचित हो जा रहा है, हर चीज़ों से वंचित उसे कर दिया जा रहा है। तो फिर क्या
क्या दिया हमको, उत्तराखंड अलग होने के बाद में हमें क्या फायदा मिला? आप एक बात जरा जनता को ये भी बताएं। कोई फायदा नहीं मिला। मेरा जी। गांव पलायन होके हल्द्वानी आ गया। मैं खुद हम्म। पलायन होके पूरा देश घूमने के बाद मैं हल्द्वानी में कोरोना में बसा हूं। नहीं तो मैं भी सोच रहा था कि किसी मेट्रो शहर में जाके बसूं और नौकरी करूं। अगर जी। कोरोना नहीं आता तो मैं हल्द्वानी में बसता और आज मैं समाज के बीच में नहीं जागता। हम्म। हर किसी की एम्बिशन होती है कि यार अच्छी जिंदगी जिए, अच्छी लाइफ जिए, खूब पैसा कमाए। लेकिन समाज का क्या, हम क्या देते हैं जिस समाज से आज मैं यहाँ बैठा हूँ? इसी समाज, इसी देश, इसी राज्य के लोगों के द्वारा मैं इस जगह पे पहुंचा हूँ। मेरे माँ बाप की वजह से पहुंचा हूँ। 94 में पलायन के लिए हम लोग लड़े थे, आज भी लड़ रहे हैं। उस समय गुलाब की पौच मिलती थी और इंजेक्शन डाल के हम निकालते थे। मैंने खुद पी है, वो 5 रुपए की मिलती थी। तो मैं भी हम्म। देखता था क्या होता है इसमें, क्योंकि हमारे चाचा ताऊ सब पी के पड़े रहते थे। तो मैंने कहा यार मैं भी देखता हूँ क्या है इसमें। तो हम्म। वो चीज हमने दे, आज भी शराब की भट्टियां घर घर में घुस गई हैं। मेरे गांव बिल्कुल। में ब्लिंकिट मेरे गांव में ब्लिंकिट से भी तेज सर्विस है। मैं पिथौरागढ़ मूल निवासी हूँ। ग्राम जिनगाल देवी नगर का, देवलसल तहसील पड़ती है मेरी, पुरानी तहसील डीडीहाट है, पिथौरागढ़ जिला पड़ता है, 35 किलोमीटर दूर है जिला मुख्यालय से। ब्लिंकिट से भी तेज सर्विस है मेरे यहाँ दारू की, और ऐसी जगह रख दी जाती है जहां आदमी जाके पी लेता है। लेकिन जब दवाई की बात आती है, जब रोजगार की बात आती है, जब संसाधनों की बात आती है, जब शिक्षा उनको की बात सारे आती है, सुख सुविधा है, तो स्कूलें वो बंद हम, हो रहे हैं। स्कूल पूरे बंद है। हम्म। मेडिकल के लिए हम कहाँ खड़े हैं? या तो हम ऋषिकेश पे डिपेंड हो गए, या हल्द्वानी पे, अब आप इच्छा पे डिपेंड हो जाएंगे। मुंशियारी, धारचूला, चमोली, उत्तरकाशी से निकला हुआ बंदा 8-8, 10-10 घंटे एम्बुलेंस में आता है, वो भी अपनी पेड एम्बुलेंस में। सरकार पिछले 25 साल और उसके 8 साल पहले से हमें एम्बुलेंस नहीं प्रोवाइड करा पाई है। अभी आपने देखा होगा, आपने शायद कवर भी किया होगा, गैरसैंण चमोली का एक फौजी का बच्चा हल्द्वानी आते आते मृत्यु में समा जाता है, एक सीएमओ, एक डॉक्टर की वजह से। क्योंकि हमने बाहर के लोगों को डॉक्टर बनाया है, अपने बच्चों को डॉक्टर नहीं बनाया है। तो वो मानवता कहाँ से लाओगे? वो अपनापन कहाँ से लाओगे? वो सब कहाँ से लाओगे? आज आप झंडा उठा के चल रहे हो, जिस पार्टी का, जिस संविधान की आप बात कर रहे हो, तिरंगा सर्वोपरि है, भगवा हमारी शान है, भगवे के लिए भी हम अपनी जान देंगे। लेकिन जब हम लिपट के आते हैं ना, तिरंगे में आते हैं, संविधान हमको यही देता है, भगवा हमारी शान है, क्योंकि हमारी भगवान की पहचान है। लेकिन हम ये बिल्कुल। नहीं सोच सकते कि उस वजह से हम पलायन करें, उस वजह से हमारा स्वास्थ्य खराब हो, उस वजह से हमारी माताओं बहनों के ऊपर गिद्ध दृष्टि डाले, हमारी जमीनें हड़पी जाए, पूरे नदियों को खोदा जाए। आज आप देखिए पूरा पानी अंदर चला जा रहा है, पहाड़ दरक रहे हैं, लोग मर रहे हैं। बिल्कुल। और आप राहत सामग्री के नाम पे चुने हुए लोगों को ले जा रहे हैं प्रधानमंत्री जी से मिलने के लिए। मैं तो हैरान रह गया उस दिन देख के, एक देश का प्रधानमंत्री जो पीएमओ वर्ल्ड लेवल का माना जाता है, उसको एक एलआईयू और पटवारी का आदमी चूतिया बना देता है कि भाई यही है। और जिसकी बेटी मरती है, जिसका घर टूटता है, उसको वहां पे नहीं लिया जाता, क्योंकि वो कांग्रेस की सोच का, मानसिकता का है। अरे तुम वहां पे भी अपनी राजनीति कर रहे हो। यहाँ पे जब फॉर्म भरा होगा पटवारी के बच्चे ने, तो पटवारी का जो फॉर्म भरा होगा किसी बच्चे ने, वहां पे कहीं नहीं लिखा होगा कि मैं बीजेपी का हूँ, कांग्रेस का हूँ, समाजवादी पार्टी हूँ, निर्दलीय हूँ, मैं किसी पार्टी का नहीं हूँ। उसने लिखा होगा मैं एक अभ्यर्थी हूँ, और एक अभ्यर्थी होने के नाते मेरी जिम्मेदारी बनती है और आपकी जिम्मेदारी बनती है। तो इस प्रदेश के मुखिया आप हैं, सबसे पहले आपने त्याग पत्र देना चाहिए। नहीं चाहिए हमें ऐसे मुख्यमंत्री जो दिखावे की जिंदगी जीते हैं। जिस प्रदेश में सैनिक है, जिस प्रदेश में सैनिक हमेशा इस देश के लिए रहते हैं, उनको आप जिहादी कह रहे हो, देशद्रोही कह रहे हो, उनको आप कह रहे हो नकल माफिया है। आप खुद एक फौजी के बच्चे हैं। सोचिए, आपकी माता जी से कहिए मेरे पिताजी जिहादी थे, क्योंकि वो दूसरों की आवाज उठाते थे। मैं कल दीनदयाल उपाध्याय जी को पढ़ रहा था, उन्होंने कहा था सत्ता और शक्ति एक जगह नहीं होनी चाहिए। कहाँ गया तुम्हारा वो सिद्धांत? बिल्कुल। कहाँ बिल्कुल। है? पहाड़ पूरा बर्बाद करके रख दिया है, और अब आप शहरों को बर्बाद कर रहे हैं, लोगों की जिंदगियां बर्बाद कर रहे हैं, पहाड़ियों की नौकरियां छीन रहे हैं और बाहरियों को दे रहे हैं। क्योंकि संविधान आपका नागपुर से चलना है, आपने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं चलना, आपका संविधान जो है नागपुर से चलना है। बिल्कुल। बिल्कुल। तो काफी जो आपका अभी भी इस उम्र में इतना जोश है, जुनून है, वो वास्तव में काबिले तारीफ है। और आपने देशव्यापी करो, जो बातें आपने रखी हैं वो पूरा उत्तराखंड आपको सुन रहा है। लोगों की प्रक्रिया आपके प्रति आएंगी, क्योंकि लोग जितना देखते जाएंगे उतनी प्रक्रिया। और इतनी रात को भी आप जितने छात्र यहाँ पे हैं उनका उत्साह वर्धन करने के लिए बैठे हैं, तो वास्तव में सर सलाम है आपको और आपके इस जज्बे को और आपके इस जुनून को। तो बहुत बहुत धन्यवाद मैं हमसे आपके जुड़ने के लिए। जी। चैनल रखिए के रखिए। माध्यम से एक निवेदन जरूर करना चाहूंगा
मैं पूर्व सैनिकों को, टीचरों को, जितने भी कर्मचारी हैं, ये बच्चे जो हैं आपकी जिम्मेदारी इसमें लड़ रहे हैं, आपके बच्चों के लिए लड़ रहे हैं, मेरे बच्चों के लिए लड़ रहे हैं। मैं यहाँ पे किनारे पे बैठा हुआ हूँ सिर्फ इसलिए कि मुझे भी डर है, कल मेरे बच्चे मेरे से पूछेंगे पिताजी आपने क्या किया, जब ये लड़ाई लड़ रही थी आप कहाँ थे? तो आपके भी बच्चे पूछेंगे कि आप कहाँ थे? अगर कल के दिन यहाँ पे हमारे कोरंगा जी है, मैं इनका जिस प्रकार से भरत ने राम के खड़ा हो रखे थे, हम इनकी स्टैचू, इनकी मूर्ति, इनका पत्र लिख के, इनका कुछ न कुछ यहाँ पर रख के ये आंदोलन जरूर चलाएंगे और मैं हर उस दिन तक टिकूंगा। आज मेरी बेटी 4 साल की है, सॉरी 14 साल की है, मेरे को फोन करके पूछती है पापा आप वहीं रहो, वहीं डटे रहो, क्योंकि आप एक अच्छा काम कर रहे हो। वहां से मुझे इंस्पिरेशन मिलती है, वहां से मेरी बेटी, क्योंकि वो भी समझ रही है कि गलत हुआ है। 14 साल की मेरी बच्ची 4 साल बाद फॉर्म भरेगी, तो वो भी समझ रही है कि ये गलत हुआ है, आप अच्छा काम कर रहे हो, मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो आप भी आइए। और हमारे साथ हमारे यहाँ पर हम एक संगठन भी चलाते हैं, लेकिन संगठन हमारा इस गेट के बाहर है। हमारे साथ हमारे जिलाध्यक्ष जी भी हैं, राजेंद्र कांडपाल जी, ये भी पूर्व फौजी हैं, ये भी लगातार यहाँ पे हमारे साथ हैं। तो हम आपको जरूर ये निश्चित करेंगे कि हम देशद्रोही नहीं हैं, हम जिहादी नहीं हैं, हम नकल माफिया नहीं है, लेकिन हम एक पिता हैं, बेटा हैं, भाई हैं और हम यहाँ पर इन बच्चों के साथ खड़े हैं कंधे से कंधा मिला के। और ये गलत हुआ है वहां पे वो लोग देहरादून में कर रहे हैं, कुछ नहीं करना है। मुख्यमंत्री जी आप इतने बड़े पद पे बैठे हैं, शायद आप भूल गए हैं कि मुख्यमंत्री का कार्य क्या होता है। तो आप सिर्फ 3 बातें कर दीजिए, सीबीआई ले आइए, कोई बात नहीं, आपका बहुत सारा कचरा साफ हो जाएगा आपके पार्टी का। जो मोदी जी चाहते हैं कि मेरी पार्टी ऐसी पार्टी हो दुनिया की भ्रष्टाचार रही थी, हम तो कहते आज भी आप देखिए पूरे प्रदेश में मोदी जी का गुणगान होता है, स्वामी जी का कोई गुणगान नहीं करता। मोदी जी को सब चाहते हैं, लेकिन वो कब होगा जब आप सीबीआई लाओगे और इस कचरे को एक तरफ से साफ करके जेल में बंद कर दो और एक नया कानून लाओ कि ये कभी बाहर ही ना पाए। हाकिम सिंह तो 4 दिन में बाहर आ गया, चमोली भी सुनने में आ रहा है बाहर आ गया, बहुत सारे हत्यारे बाहर आ गए, 5 साल की कशिश का हत्यारा बाहर आ गया। और दूसरा, इस आयोग को पूरी तरह से बर्खास्त करो, एक नया आयोग बनाओ और उसमें ऐसे अधिकारी और उन कानूनों को बनाओ, अगर तुम एक भी पैसा लेते हुए पकड़े गए तुम्हारे पास, तुम्हारी पूरी प्रॉपर्टी, तुम्हारा पूरा पावर, सब कुछ खत्म कर दिया जाएगा और आपको डिस्टेंशन कैंप में, कुछ वर्ड बोलते हैं, ऐसे जगह पे भेज दिया जाएगा जहां से आप पूरी जिंदगी रहोगे। देखिए कभी नकल आप बाहर ही नहीं होगी। तीसरा, दोबारा से परीक्षा करवा दीजिए और जितने बच्चे पहाड़ से अप एंड डाउन हुए उनका खर्चा, आना जाना रहना सब फ्री, और एज भी आप बढ़ा दीजिए कि उतने 1 साल आपकी एज मिल जाए, आपकी वाहवाही होगी, आपकी जनता पूजेगी। ये होता है राजा का काम। ये नहीं होता कि जिहादी, देशद्रोही, नकल माफिया, अरे किसको मिट्टी मिलाओगे? सबसे ज्यादा तो आप हो, सबको दिख रहा है, लोग बोल नहीं रहे लेकिन अंदर ही अंदर तो जानते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। दुर्भाग्य ये है कि लोग आजकल बोल नहीं पा रहे, दबे हैं कहीं कहीं हर चीज की वजह से ना, किसी न किसी कारण अरे की वजह कुछ से। नहीं होता, मैं बोल रहा हूँ ना, क्या कर लोगे? एनएसए लगाओगे, जैसे वहां पे लगा लगाओ, देशद्रोह का आरोप लगा लगाओ, जेल में डालोगे डालो, मुझे कोई डर नहीं है। जितने दिन मैंने जीना है, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, जिस दिन मुझे जीना नहीं होगा दुनिया की कोई ताकत मुझे बचा नहीं सकती, तो मैं क्यों डरूं? सही है तो सही है, अगर मेरा भाई भी, मेरी बेटी भी, मैं भी गलत हूं तो गलत हूं, तो दोनों में सीधी सी बात है, डरना नहीं है। आप पड़े रहो, कल के दिन आप रोते रहना कि मेरे बच्चे बेरोजगार रह गए, मेरे बच्चे ऐसे हो गए, मेरे बच्चों को रोजगार नहीं रहा, नशा कर रहा है मेरा बच्चा, मेरी बेटी ये कर रही है। अरे कहीं नहीं करेगी, क्योंकि उसको पता है कि मेरा पिता उस समय वहां पे नहीं था जहां उसको होना चाहिए था। हम गुलाम हिले हुए थे क्योंकि हम वहां पे लड़ने नहीं गए थे। अगर सारे लोग लड़ने जाते तो वो गुलामी वाले कभी यहाँ पे हिम्मत नहीं करते। अगर बंगाल में एक कहावत है, बंगाल में अंग्रेज जब मीर जाफर को जीत के जा रहे थे, एक एक पत्थर भी मारते ना तो उस पत्थर से ही अंग्रेज भाग जाते। तो उन्होंने 200 साल या 250 साल देश पे राज किया, उससे पहले मुगलों ने किया। तो सोचिए, सोने की चिड़िया अगर बनाना है तो आप मोदी जी को भी एक मैसेज दे दीजिए, हटा दीजिए, नहीं चाहिए। अगर पुष्कर सिंह धामी जी हमारे सीएम नहीं होंगे तो ये राज्य नहीं चलेगा। बिल्कुल चलेगा। एक ऐसा सीएम दीजिए जो यहाँ के युवाओं को, यहाँ की महिलाओं को सुरक्षा दे सके। आपकी सत्ता यहाँ से हजारों साल तक चलती रहे, यहाँ के लोगों को दीजिए, बाहर के लोगों को नहीं। हमें तो चाहिए वो व्यक्ति जो यहाँ पे सही, और इन जो प्रशासन हो रहा है ये पैसे ना मांगे, क्योंकि आप कानून नहीं बना रहे हो, कानून आप पैसे मांगने का बना रहे हो, देने का नहीं बना रहे हो। बिल्कुल, क्योंकि मोदी जी का कहना तो था अगला दशक जो होगा वो उत्तराखंड का होगा, लेकिन ये दशक तो हम कुछ और ही देख रहे हैं। अब मोदी जी ने तो बहुत कुछ कहा था
देखिए मोदी जी की अपने इमेज है, पर्सनालिटी है, एक संघर्ष है, हम उसको सैल्यूट नहीं नहीं, करते हैं। लेकिन बिल्कुल उनके बिल्कुल, नीचे वाले जो लोग हैं ना, बिल्कुल प्रधानमंत्री जी के नीचे वाले जो लोग हैं ना, उनकी ही साथ पे बट्टा डाल रहे हैं। देखिए प्रधानमंत्री जी, आप इस उत्तराखंड में आते हो ना, तो उस 7 साल की बच्ची भी उसकी आत्मा देखती है। वो अंकिता भंडारी की आत्मा को मैंने आह्वान किया था। मेरे अगर आप फेसबुक पेज पे देखोगे, मैंने 6 दिन लगातार कैंपेन चलाया था और मैं उसके घर गया था। मैंने आह्वान किया था, क्योंकि मैं पहाड़ का आदमी हूँ, मैं अपने पूर्वजों को थापता हूँ, अपने पूर्वजों की पूजा करता हूँ। तो मैंने कहा था, अगर है आप तो आइए मेरे पे समाइए। तो सत्य बताइए, वीआईपी कौन था? जिस प्रकार से आपके पिता ने कहा है कि वीआईपी जो है भाजपा के संगठन महामंत्री अजय कुमार है, अगर है तो आइए, बताइए, मैं इंतजार कर रहा हूँ अभी भी उस पुण्य आत्मा का। मेरे शरीर में आइए और बताइए कौन है वो। तो ये सारी चीजें हैं। तो मोदी जी की तरफ आंख तो हमारी है, आशा है, लेकिन उनके नीचे वाले उन्हीं की जड़ें काटने में लगे हुए हैं, पैसा बटोरने में। उनके लिए सिर्फ पैसा है, पैसे के अलावा कोई नहीं है। चाहे वो शिक्षा मंत्री हो, स्वास्थ्य मंत्री हो, चाहे कोई भी हो, हर जगह हम संघर्ष कर रहे हैं। आप देख लीजिए पीछे रिकॉर्ड, चाहे वो कांग्रेस हो या बीजेपी हो, पैसे के अलावा उन्होंने कभी भी पहाड़ियों को प्रायोरिटी नहीं दी। जबकि राज्य सिर्फ पहाड़ियों का, आपका पहला क्वेश्चन जो था उसका आंसर मैं अब यहाँ पे देता हूँ कि जो पहाड़ियों के लिए राज्य बना था, आज उन्हीं को एक तरफ कर दिया गया है। और एक दिन ऐसा आएगा, अगर ये पहाड़ी नहीं जागे, इस पहाड़ी ने अगर जागा नहीं, अपनी बात नहीं रखी, तो ये बोलने लायक भी नहीं बचेगा। ना उसकी संस्कृति बचेगी, ना उसकी परंपरा बचेगी, ना उसका सम्मान बचेगा, ना रीति रिवाज बचेंगे। यही वो धामी जी है जो हमारी बेटियों को बिस्तर में सुलाने के बाद कानून बनाते हैं और कहते हैं हम यूसीसी का कानून लेके आए हैं। अरे कैसे कानून लेके आए हो? हमारे घर घर में आपने गलत चीजें फैला दी। आप मुसलमान को, जो जिस चीज के लिए आप लड़ रहे हो, मुस्लिम समुदाय के लिए, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, बीएचपी और विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल को बेरोजगार कर दिया। कैसे अपोज करोगे कानून? तो आप तो उसको भी परमिशन देता है 18 साल के बाद, वो संविधान की तरह रह सकता है। तो आप दो तरह बातें मत करिए। जनता बहुत जागरूक है और समझती है, जानती है इस चीज को। और आपसे निवेदन है, अगर धामी जी नहीं कर रहे, तो जितने भी मोदी जी और पीएमओ के लोग हैं ना, आपको तो एक एलआईयू वाला बेवकूफ बना देता है पीएमओ वालों। मेरे जैसा इंसान हंसता है उस पे कि मैं सेना में रह के हुए नहीं बना, लेकिन पीएमओ बेवकूफ बना दिया गया, एक पटवारी और एक एलआईयू वाले ने। तो सोचिए, आपसे निवेदन है, अगर पुष्कर सिंह धामी जी नहीं कर रहे, तो उसके ऊपर मोदी जी आप बैठे हुए हैं, आप करिए, बिल्कुल आप बिल्कुल न्याय करिए। और इन बच्चों को सीबीआई जांच का क्या जरूरत है आपको ऐसे कूड़े रखने की? आप प्योर क्रीम रखिए, बहुत बढ़िया विकास करेंगे वो लोग। बिल्कुल बिल्कुल। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, रात काफी हो चुकी है और आप काफी लंबे समय जुड़े और आपने अपनी पूरी बात करी। फिर जुड़ेंगे हम आपके साथ बिल्कुल जरूर अगली बार। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जी जी भाई साहब, जी।